दरअसल ये खबर पुरानी पड़ चुकी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया या पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के सीमा वाले इलाकों में ये बात आम हो चुकी है, लेकिन इस बार कुछ नया लगता है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि जब पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से या फिर पाकिस्तानी सैट की तरफ से भारतीय सीमा में फायरिंग नहीं की गई हो। आज पाकिस्तान ने अरनिया सेक्टर के त्रेवा गांव को निशाना बनाया है। अखनूर सेक्टर के परगवाल, कानाचक और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की गई। 6 अक्टूबर को भीमवेर गली, केरनी और बालाकोट, मनकोट में ग्रामीणों पर गोले दागे गए। 5 अक्टूबर को संघर्ष विराम का 2 बार उल्लंघन किया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरनिया में भारी गोलीबारी की, जिससे कि 5 लोग मारे गए, जिनमें से 2 महिलाएं थीं। 4 अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी की थी और मोर्टार दागे थे, जिसका भारतीय सेना ने जवाब तो करारा दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने 3 अक्टूबर को 4 बार सीज फायर का उल्लंघन किया और गुलमर्ग और पुंछ के साथ साथ जम्मू सेक्टर में गांव पर भारी गोलीबारी की। 1 और 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का 2 बार उल्लंघन किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए थे। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5, 6, 7 पुंछ, आरएसपुरा सेक्टर, सफजैन सेक्टर पुंछ, साथ ही तमाम एलओसी के नगर आरएसपुरा सेक्टर हो या फिर अरनिया हो, फ्लोरा गांव हो, यहां पर पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से की जा रही फायरिंग या मोटा शेलिंग की वजह से गांव के जो हाल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 दिन में 17 बार तोड़ा गया सीज फायर। तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा। पहले सीमा पर गोलियां चलती थीं, लेकिन इस बार निशाने पर बेगुनाह और शांतिप्रिय गांव वाले हैं। बीएसएफ पीठ पीछे हमला करने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान रोज रोज भारत को उकसा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में कई बातें नहीं हैं। पहले सीमा पर ही गोलियां चलती थी और ये लड़ाई सीधे तौर पर देश की रक्षा करने वाली सेना के जवानों के बीच होती थी, लेकिन पाकिस्तान सीधी लड़ाई का आत्मविश्वास कब का खो चुका है। इस बार पाकिस्तान ने इंसानियत के तकाजे को पूरी तरह ताक पर रख दिया है। पहले सैनिकों के बीच गोलियां चलती थी, लेकिन इस खेल में एक बार नहीं, पाकिस्तान कई बार मात खा चुका है। इसलिए उसके बुज़दिल लड़ाके बेगुनाहों को निशाना बना रहे हैं। 1 अक्टूबर से शुरू हुई फायरिंग में सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। कहीं खेती कर रहे किसान को गोली लग रही है, तो कहीं घर में जन्मदिन की खुशियां मना रहे परिवार पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। गांव वाले घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जहाँ पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से हम तकरीबन 1 महीना पहले भी गए थे, आज फिर फायर बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वहाँ पीछे जा रहे हैं अपने बचाव के लिए। गांव वाले बताते हैं कि पहले भी कभी कभार ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन पहले सीमा पार से गोलियां ज्यादा चला करती थी। घर के भीतर कम से कम जान जाने का डर नहीं रहता था, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना मोर्टार भी दाग रही है, जिनसे घरों के भीतर भी जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं रह गई है। किसी घर के आंगन में बम के गोले फट रहे हैं, तो किसी घर की छत उड़ जा रही है। बहुत बारी गोलाबारी सर, पहले छोटा फायर होता था, छोटा फायर पाकिस्तान ने बिल्कुल बंद कर दिया। जब भी करता है शेलिंग करता है मोटर की। हाँ, बहुत मुश्किल था आपके लिए बचना। बहुत मुश्किल कह रही है कि मेरे लिए क्या पूरे गांव के लिए मुश्किल था बचना। कभी बम यहाँ गिर रहा है, कभी बम दूसरी साइड गिर रहा है। इस बार यह भी देखने को मिल रहा है कि फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले 1-2 घंटे की फायरिंग के बाद शांति हो जाती थी, लेकिन इस बार गोलियों की बारिश रुक ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना पारी बदल बदल कर लगातार फायरिंग कर रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। पूरी रात फायरिंग करता है जी। बीच में कोई आधा घंटा ब्रेक कर दी, 10 मिनट ब्रेक कर दी, फिर कर दी फायरिंग। लेकिन हमारी तो पूरी रात बस एक साइड कोने पे बैठ के गुजारा करने पड़ा। भाई कब फायर हो जाएगी, कब हमारी जान चली जाएगी, कोई पता नहीं किसी की। माल मलेशी के लिए भी हम परेशान हैं। इस बार यह भी देखने को मिल रहा है कि उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पहले कई सालों से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं हुई थी। जिन इलाकों के लोग खुद को महफूज समझते थे, वहां भी उनकी जिंदगी पर ग्रहण लग रहा है।
अरनिया, अखनूर, सांबा जैसे सेक्टरों के कई गांव पहले कभी इतने खौफजदा नहीं थे, लेकिन इस बार तो खेतों में खड़ी फसल कैसे काटेंगे, ये सवाल भी उन्हें परेशान कर रहा है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी डर रहे हैं। 70 के बनने के बाद हमें पहली बार पता चला कि इतनी फायरिंग हुई है। कि 1965 के बाद अरनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तब इतनी फायरिंग नहीं देखी। अरनिया में हुई नहीं हुई थी। पिछले काफी समय के बाद इस एरिया में फायरिंग हुई है। वैसे लास्ट टाइम में जो सीरीज ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चली थी अगस्त सितंबर के महीने में, तो 2-1 बार ही इस एरिया में फायरिंग हुई थी, लेकिन कल रात इस एरिया में काफी जबरदस्त फायरिंग हुई है और बीएसएफ ने उसका बहुत तगड़ा जवाब भी दिया है। पाकिस्तान ने सीमा पर बीएसएफ चौकियों पर भी फायरिंग की। बीएसएफ की 40 चौकियों पर एक साथ पाकिस्तान ने फायरिंग की है। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रही फायरिंग से भारतीय जवान चौकस थे, इसलिए हमारे बीएसएफ या आर्मी के किसी जवान की मौत नहीं हुई है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए जम्मू से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल दानवीर सिंह हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत कर्नल दानवीर आपका। क्या ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो गया है? मतलब न्यूज़ के लिहाज से अगर किसी आम इंसान को पूछो तो पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। क्यों कर रहा है? क्या प्रोवोकेशन है? क्या ऐसा चाहते हैं भारत की तरफ से? ऐसा क्या प्रोवोकेशन है, या फिर क्या ये इन्फिल्ट्रेशन बिड है? और अगर बिड है तो क्या वो पूरे एलओसी पर है? कैसे देखते हैं इसे आप? इसको अगर देखना है तो क्रिस्टीन फेयर की जो किताब है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो ये सिचुएशन है ये जेलसी फैक्टर से इवॉल्व हुई है, इमर्ज हुई है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और जो स्ट्रेटेजिक कॉमन सेंस होता है वो इस्तेमाल नहीं करती आइडियोलॉजिकल स्टेट। ये लोग इस्लामिज़म को कॉमन सेंस के ऊपर रखते हैं, और क्योंकि इंडिया सेंट्रिक हेट्रेड है इस कंट्री की, तो वो अभी उस पचा नहीं पा रहा कि हिंदुस्तान जो है पिछले कुछ दिनों में उसके ऊपर दुनिया का फोकस हो गया, हिंदुस्तान की थोड़ी वाहवाही हुई और ऐसा लगने लग गया कि कहीं हिंदुस्तान अब बहुत ज़्यादा लीप्स एंड बाउंड्स में कहीं प्रोग्रेस ना कर ले। तो एक किस्म का एक अनईजीनेस है उनके इस्टेब्लिशमेंट में, और वो पाकिस्तान घबराया हुआ है। उन्होंने यूएन में जाके भी अपना कहानी वही दोबारा से रिपीट करी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ट्रैक्शन उसको नहीं मिला। तो वो बेसिकली परेशान है और वो लोगों को इस समस्या के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर आकर्षित करना चाह रहा है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। कादियान साहब, स्वागत आपका। आप किस तरह से देखते हैं पिछले कुछ समय से जो ज़्यादा ये सीज फायर वायलेशन बढ़ा है, ये लगातार जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है और जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस इलाके हैं उस पर फायरिंग है, जो ये सीज फायर का जो स्टेटस को था उसको पाकिस्तान क्यों तोड़ना चाहता है? क्यों टेम्परेचर, तापमान बढ़ाना चाहता है? क्यों गर्मी पैदा करना चाहता है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पिछले 67 साल से पाकिस्तान कश्मीर को हथियाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात को हजम नहीं कर पाए हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। हमारे 36 राज्यों में से ये भी एक राज्य है। उन्होंने 3 बार हमले कर चुके हैं कश्मीर को हथियाने के लिए, तीनों बार हार खाई है। बार बार इस मुद्दे को वो इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस में उठाते हैं, बावजूद इसके कि शिमला एग्रीमेंट में बैठ कर समझौता हुआ था भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में कि आगे से ये मुद्दा हम आपस में मिलकर सुलझाएंगे। अभी सीज फायर की वायलेशन तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बार पाकिस्तान करता है, पहल हमेशा पाकिस्तान करता है, हमारी सेना। लेकिन इस बार जो वायलेशन हुई है 1 अक्टूबर के बाद, वो पहले से ज्यादा गंभीर है। बहुत सारे सिविलियन मासूम लोगों की हत्या हुई है, बहुत सारे जख्मी हुए हैं। हमारी सेना ने भी रिटेलिएट किया तो जख्मी उधर भी हुए होंगे, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसकी 2-3 वजह हो सकती है वैसा क्यों कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के आज अंदरूनी हालात जो हैं वो इतने खराब हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लीजिए, चाहे वो गवर्नेंस को लीजिए, गवर्नेंस तो है ही नहीं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लीजिए। ठीक है। पाकिस्तान को आज के दिन दुनिया में
तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक देश माना जाता है रहने के लिए। यमन और लीबिया को छोड़ के सबसे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। तो वो अपने लोगों का ध्यान बंटवाने के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी बात, ये विंटर सेशन है, पाकिस्तान इन्विटेशन चाहता है वो जिहादिस्ट को, जो टेररिस्ट हैं, उनको बॉर्डर के पार भेज सके। तो अगला एक वजह ये भी जरूरी है कि इस बार जो कश्मीर में जो फ्लड्स आए थे, सैलाब आया था, उसमें ने कश्मीरी लोगों के बड़े दिल से मदद करी और उनको ये डर है कि कहीं लोगों की हमदर्दी सेना की तरफ और उनसे हट ना जाए, तो वो दोबारा उनका एक किस्म का मनोबल जो नीचे हो गया, क्योंकि किसी मिलिटेंट, किसी सेपरेटिस्ट लीडर ने कोई मदद नहीं की थी सैलाब के टाइम। हाँ, तो वो कहीं वो डरते हैं कि कहीं जो पब्लिक का मूड है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ना हो जाए, कि तो आर्मी बड़े जेन्युइन काम कर रही है, कहीं वो ये डर पाकिस्तान को है। ठीक है, तो 2-3 वजूहात हैं। इस बार इंटेंसिटी तो है, इस बार तो ठीक है। इस पर और आपसे विस्तार से बातचीत करूंगा, क्योंकि दरअसल ये एक बड़ा जवाब तो आता है कि पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन है, आर्मी का फ्रस्ट्रेशन है, या फिर अंदरूनी हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, लिहाजा कश्मीर के इशू को डाइवर्ट करना चाहता है। लेकिन इसका एक बिफिटिंग रिप्लाई ये कहें कि मुंहतोड़ जवाब कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात तो आती है कि भारत की सरकार ने कह दिया कि पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तहान ना ले, लेकिन कितना इम्तहान लेगा ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने क्या लड़ने की ठानी है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल कादियान बता रहे थे, इसी पर आगे बढ़ाते हुए कर्नल दानवीर आपसे भी कि इसको कैसे रोका जाए। मतलब एलओसी पर खासकर ऑफेंसिव हमेशा उधर से ज़्यादा है, मतलब बेहेडिंग यहाँ पर हो चुकी है, लगातार जो अब सिविलियंस इलाकों में फायरिंग और पिछले कुछ समय से ज़्यादा हुआ है, वो चाहे भले ही इंटरनल रीज़न हो या कुछ भी हो। पाकिस्तान की सेना का या वहाँ के रेंजर्स की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमेशा शिकायत हिंदुस्तान की तरफ से आती है कि देखिए वहाँ से वायलेशन हुआ, पाकिस्तान की तरफ से शिकायत नहीं आती है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी शिकायत आती है। अगर आप डॉन न्यूज़पेपर खोल के देखें तो उसके अंदर दिया हुआ है कि सियालकोट सेक्टर में किस प्रकार से हिंदुस्तान ने गोलीबारी और बमबारी करी। वहाँ पे उस साइड में उनके 7-8 सिविलियन जो हैं मारे गए हैं, तो वो उसका अपनी तरीके से शिकायत होती है। जैसे फॉर्मल प्रोटेस्ट जो होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो शायद उतना नहीं आता है। वो तो चाहता है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी वो चाहता है कि इस प्रकार से हो, अच्छा, और हाईलाइट हो चीज। और इनफैक्ट वो अभी आज भी वो यूएन के पास गया हुआ है कि भाई इसमें आप करिए, दोनों तरफ शांति, दोनों सेनाओं के बीच में शांति लेके आइए। जो हिंदुस्तान ने बोला है कि यूएन का हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई और इस फसाद में कोई इसका रोल नहीं, रीजन में कोई रोल। बहरहाल जहां तक विंडो का सवाल है, तो विंडो थोड़ी बहुत ज़रूर है, एलसी के ऊपर आप उसको थोड़ा एस्केलेट कर दें, लेकिन ज़्यादा आपके पास में लीवे नहीं है। और आपको उसके ट्रैप में फंसना भी नहीं चाहिए। वो चाहता है कि आप एजिटेट हों और आप उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। उससे फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की एक छवि जो है दुनिया में जाएगी, और इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट होगा, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने की संभावना हो सकती है अगर हम इसको ज्यादा एस्केलेट करते हैं तो। और इंटरनल पॉलिटिक्स को सूट करेगा, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को उनको सूट करेगा। और हम लोगों को ये एहतियात बरतना चाहिए कि पॉलिटिकल जो हमारी जो जिंगोइज्म चला है, 56 इंच 55 इंच छाती और ये वगैरह वगैरह, तो इसमें भय के और हम उसके ट्रैप में ना फंस जाएं, ऐसा मेरा मानना है। हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दानवी जी, वो उस पर मैं और बात करूंगा, लेकिन सवाल दरअसल ये है, हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों को बताएं कि सवाल ऐसा ये है कि पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सीमा पर उसकी गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या ये उसकी अंदरूनी राजनीति की वजह से है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कर्नल दानवीर, और क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर हताशा इसकी वजह है, या फिर चीन से दोस्ती पर उससे अब ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है? पाकिस्तान से भारत की तरफ चलने वाली हर गोली के पीछे कुछ न कुछ कहानी जरूर होती है। एक कहानी उसके अंदरूनी हालात की है। जब कभी पाकिस्तान की सरकार के पैर डगमगाते हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली बयानबाजी शुरू हो जाती है, ताकि मूल मुद्दों की तरफ से आम लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। फिलहाल नवाज शरीफ की सरकार इमरान खान और मौलाना तहरीर उल कादरी से परेशान है। देखिए, ये हर साल की बात है। पाकिस्तान फायरिंग करता है कई कारण। एक तो होता है कि अपना ध्यान बटाने के लिए।
जानकार ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में अपनी अहमियत रखने के लिए भी सेना फायरिंग करती रहती है, ये बताने के लिए कि कश्मीर के मुद्दे को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे। पाकिस्तान में ज्यादातर वक्त सेना का ही शासन रहा है, इसलिए सेना का स्वभाव सरकार से आदेश लेने का रह नहीं गया है। उसे ये बात पचती नहीं कि कोई लोकतांत्रिक सरकार उसे आदेश दे, इसलिए वो भारत का भय दिखाकर अपना महत्व साबित करना चाहती है। कि पब्लिक का ध्यान और कश्मीर की अगर कहीं हो के कश्मीर मुद्दा क्रिएट करके अपनी अहमियत जताने के लिए आर्मी करती है। हर साल बर्फ गिरने से पहले पाक सेना आतंकियों को भारत में भेजने की साजिश करती है। भारी फायरिंग भी इसी वजह से की जाती है ताकि सेना और बीएसएफ के जवान इन फायरिंग का जवाब देने में व्यस्त रहें और दूसरे इलाकों में उनका ध्यान भटक जाए और ज्यादा से ज्यादा आतंकी भारत की सरहद में आ सकें, क्योंकि एक बार बर्फ गिरनी शुरू हो जाए तो घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। दूसरा, इससे फायदा होता है कि टेररिस्ट एलिमेंट्स को वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि बर्फ गिरने वाली है, बर्फ आएगी तो बंद हो जाएगा सारा कुछ, तो उससे पहले वो सारा कुछ अपना दारोमदार पूरा कर लेते हैं। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिलने पर हताशा में हमले कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यूएन में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक जवाब दिया था कि पाकिस्तान को यूएन का दरवाजा खटखटाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को यूएनजीए के फ्लोर पे जवाब दिया है, पाकिस्तान में तिलमिलाहट है और पाकिस्तान इसी तिलमिलाहट के मारे सीज फायर वायलेशन कर रही है, मगर हमारे आर्मी और हमारा जो बीएसएफ है वो करारा जवाब पाकिस्तान को दे रही है। या फिर पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार फायरिंग की बढ़ती घटनाओं की वजह चीन है, जिसके साथ भारत के रिश्ते सीमा विवाद की वजह से सामान्य नहीं है। क्या पाकिस्तान को लगता है कि भारत पाकिस्तान और चीन की नजदीकियों की वजह से डर जाएगा और उसकी गोलीबारी का जवाब नहीं देगा? या फिर वो भारत को ये भी बताना चाह रहा है कि इस बार युद्ध के हालात में जीत आसान नहीं होगी? न्यूज एक्सप्रेस के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। क्या पाकिस्तान के लगातार सीज फायर के उल्लंघन से स्थिति ये है कि क्या पाकिस्तान लड़ने की ठानी है, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है। हमारे साथ दानवीर जी हैं। दानवीर जी, हम बात कर रहे थे कि आखिरकार वो रीज़न क्या है, लेकिन एलओसी पर जो कंडीशन है, जैसे टेरेन बहुत वहाँ पर अनफ्रेंडली माना जाता है मूवमेंट के लिए, लेकिन जैसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो ये कि भारतीय जितनी चौकियां हैं वो कई तरह से परेशानी में, क्योंकि टेरेन तो उनके लिए फ्रेंडली नहीं है। दूसरी बात है, एम्बुश वहाँ से होता है, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है, और ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो वाला मूवमेंट है, मतलब जैसे रसद पहुँचाना, खाद पानी पहुँचाना, ये भी भारत के लिए प्रॉब्लम है। क्या और इक्विपमेंट बढ़ाए जाएँ, क्या और स्टेट ऑफ द आर्ट अगर फैसिलिटी बढ़ाई जाए, पोस्ट की सेल्फ कंटेन जैसी अप्रोच किया जाए तो कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो एक ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए हमको कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि सर्दियों में बर्फ पड़ जाती है और इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुक जाती है, उससे पहले बर्फ पड़ने से पहले वो इन्फिल्ट्रेट की कोशिश कर रहा है। तो जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू, अखनूर और पुंछ तक कोई ऐसी इस पूरे स्ट्रेच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे बर्फ पड़ने से कहीं रुकावट आती हो। तो बर्फ वाला फैक्टर नहीं है, और ये फायरिंग सारी इस वाले पोर्शन एलओसी पे हो रही है। अगर ये फायरिंग शमशाबारी रेंज पे हो रही होती तो मैं मान सकता था कि भाई पासेस क्लोज हो जाएंगे और इसलिए अभी फायरिंग की आड़ में अंदर धकेल दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, एंटी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो है तकरीबन 3 to 4 टियर डिप्लॉयमेंट है, उसमें फेंसिंग भी है। तो जहां तक टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, ये तकरीबन ना के बराबर है, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन फिर भी ये कार्रवाई कर रहा है। ये बेसिकली कार्रवाई इस एरिया को हाईलाइट करने के लिए कर रहा है। यहाँ पे मीडिया का एक्सेस बहुत आसान है। अच्छा, आप अगर बॉम्ब चलाएंगे शमशाबारी रेंज के ऊपर, आप आर्टिलरी फायर भी करते रहेंगे तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप LMG MMG का भी फायर करेंगे तो आप उस पर डिस्कशन करते हैं, न्यूज में आता है, तो उसकी एक वैल्यू, एक प्रोपेगेंडा वैल्यू भी बहुत इमेंस है। नहीं, पर एक तरफ अगर आप ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते भी ठीक हों, वो इंटरनेशनल अगर फोरम पे ये बात कहते हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब इसको कैसे काउंटर किया सिर्फ ऐसा कहते हैं लेकिन वो चाहते नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया शुरू में, आइडियोलॉजिकल स्टेट है, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। हिंदुस्तान के खिलाफ मुस्लिम पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा। आप पूरा कश्मीर भी आप उसको दे देंगे, तब भी
वो कोई ना किसी बहाने से आपसे जरूर लड़ेगा, तो ये आप इस किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी आर्मी भी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और भारत के आरोप हैं जो कि गलत हैं। हम तो ठीक है, कश्मीर हमारा एक इमोशनल कंटेंट है, लेकिन हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है इस मामले में। हाँ, प्रोफेशनल है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल सेंस से बिहेव करती है, उसमें स्ट्रेटेजिक कॉमन सेंस नहीं है, इसीलिए तो वो हारी है हमेशा लड़ाई में। तो और ये हमारे लिए अच्छा है, जितने ज्यादा उसका कॉमन सेंस दूर रहेगा उतना हमारे लिए फायदा है, क्योंकि आजकल के जमाने में यू हैव टू हैव स्ट्रेटेजिक कॉमन सेंस। और अब वो पुराना अकबरी जमाना नहीं है कि काट देंगे और मार देंगे और मर मिटेंगे और उससे फतेह हासिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बड़ा कॉमन सा, बड़ा ही ऑफन रिपीटेड एक जवाब आता है भारत की तरफ से कि देखिए पाकिस्तान अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स से ध्यान बटाने के लिए इधर के फ्रंट को खोल देता है। उधर जितने तालिबानी हैं या मुजाहिदीन जितने अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं या अलकायदा के कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका ध्यान इधर बटाने के लिए कहीं ना कहीं करता है, या पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट कम हो वो ये फ्रंट खोलता है। क्या पाकिस्तानी जनता को ये बात समझ में नहीं आती क्या? जनता को बिल्कुल समझ में आती है, जनता भी इसी के साथ में है, इस स्टैंस के साथ में है। ये उसको एक फील गुड फैक्टर देता है कि हिंदुस्तान के साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तबादला हो रहा है फायरिंग का, तो एक अच्छा फील गुड फैक्टर होता है उस देश में। उसकी सेना का मनोबल बढ़ता है, और जब उसके मोराल डाउन होता है, जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन चल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर समस्या चरमराई हुई है, तो ये उस चीज को एक तरीके से ढकने का भी काम करता है और उनके कंट्री का लोगों का मोराल भी अप करता है। ये भी एक इशू है। चलिए इस पर और बात करूंगा आपसे, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा से लगने वाले गांव के लोग इस सीज फायर के उल्लंघन, इस लगातार फायरिंग की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हैं। उनको चिंता सता रही है खेतों में खड़ी फसल की, अपने मवेशियों की, कई परिवारों की सारी जमा पूंजी यही फसल और यही मवेशी यहां पर होते हैं। जम्मू के फ्लोरा गांव के लोग 2 महीने में दूसरी बार घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। जिसको जैसी सवारी मिल रही है उसी पर वो कम से कम इतनी दूर चले जाना चाहता है जहां पाकिस्तानी सेना की गोलियां नहीं पहुंच सकें। कई लोग ट्रैक्टरों पर सवार होकर भाग रहे हैं, तो कहीं पूरा परिवार ही एक मोटरसाइकिल के सहारे जान बचाने की जंग लड़ रहा है। अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है, पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। यह 2 टूक शब्दों में हम लोगों ने संदेश दिया। दरअसल इस गांव की हालत आप भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि फिलहाल जान बचाना यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मकसद क्यों है। इस गांव के हर घर में गोलियों के निशान हैं और हर घर में बम का एक टुकड़ा मौजूद है। पाकिस्तानी सीमा से चली गोलियां ना तो ये देखती हैं कि निशाने पर कोई महिला है या कोई बच्चा। ये मासूम भी उन्हीं गोलियों का शिकार हुआ है। करीब 12 बजे फायरिंग इसमें मेरे भाई के घर में पड़ा था, तो एक बकरी ऑन स्पॉट मर गई और एक गाय 2 घंटे के बाद में एक गाय भी मर गया इनका। एक छोटा बच्चा है हमारा अंशु, इसके बाजू में एक फिंगर लगी है। फिर हम लोग हॉस्पिटल ले गए, इनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया और फिर वापस लाए। इस इलाके के हर घर में मोटार्स शेल्स गिरे हैं। यही नहीं, खेत खलियान भी बम के टुकड़ों से भरे पड़े हैं। गांव वाले बेबसी से उसे बस देखते रह जाते हैं। उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को ये बात समझ में आने वाली नहीं है। गांव वालों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कई मवेशी मारे जा चुके हैं। रात को कोई 12 बजे के करीब फायर शुरू और 8 गोले जो है हमारे रिहायशी एरिया में पड़े हैं। 8 ही गोले फटे हैं। एक गोला जो कि कुलवंत सिंह के घर में पड़ा है, उस गोले के साथ जो है एक इसकी गाय मर गई है, एक बकरी मर गई है, और ये आप अंदर देख रहे हैं, अंदर तक भी शैलन लगी है और एक बच्चा जख्मी हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग ने लोगों को घर छोड़ने को मजबूर कर दिया है। इनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर ये रुकते हैं तो गोलियों का डर है, और जहां जा रहे हैं वहां इनकी जिंदगी सरकारी सहायता की मोहताज होकर रह जाएगी। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। दानवी जी, बड़ा सवाल ये कि ये सीज फायर का वॉल्यूशन तो खैर आपने बताया, लेकिन जब सिविलियन कैजुअलिटी बढ़े, इसको रोका कैसे जाए? क्या इधर से भी फायरिंग ज्यादा हो? क्या इधर से भी सिविलियन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ फायरिंग हो?
क्या ज़्यादा आर्टिलरी फायरिंग हिंदुस्तान की तरफ से भी की जाए, कैसे हुई है? देखिए, जहाँ तक इसके रिस्पांस का सवाल है, रिस्पांस तो आपको उसी की भाषा में देना पड़ेगा और थोड़ा और ज़ोर से देना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से ग्राउंड पे दिया भी जा रहा है। और जहाँ तक ये सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं, ये सिविलियन कैजुअल्टीज़ का आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये भी डेलिब्रेट एक एफर्ट है। अगर सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं तभी तो आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे अब सिविलियन कैजुअल्टीज़ अगर ज़्यादा बढ़ेंगी, आप हाइपोथेटिकली सोच के देखिए कि बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो जाएंगी, तो क्या होगा? या तो आपकी गवर्नमेंट फोर्स हो जाएगी, कोई एक्शन लेने के मजबूर हो जाएगी, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को ये पता लगेगा अरे कोई समस्या है यहाँ पे, जो कि चाहता है पाकिस्तान ऐसा हो। या दूसरी स्थिति ऐसी होगी कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा सिविल साइड से कि आप उसके पीछे दौड़े दौड़े घूमेंगे कि यार सीज फायर कर लीजिए आप, बिल्कुल हमारे यहाँ पे नुकसान हो रहा है। नहीं, लेकिन उनकी कॉस्ट कम लगती है। जैसे कि उनका अपना, वो चाहे पाकिस्तानी रेंजर्स हों या फिर बलूच रेजिमेंट हो या फिर उनके मुजाहिदीन जितने कि हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, या टेररिस्ट जितने भी हैं, उनकी एक BAT है, कुछ SSG ऐसी जिसने बेहेडिंग करने की बात आई थी सामने। हिंदुस्तान को ऐसा लगता है ये तो BSF का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप मान लीजिए आर्मी को भेजेंगे उसमें। हिंदुस्तान सरकार परेशान है, उधर की सरकार भी उतनी परेशानी लगती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान सरकार वो जिंगोइज्म में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इतना ज़्यादा आगे चली जाए कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपने भुला के और अपना नुकसान करा लें। तो बड़े ही सोच समझ के कैलिब्रेटेड वे में हमें अप्रोच करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, और जवाब तो खैर देना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो फायरिंग करते रहेंगे और हम शांति से आराम से बैठे रहेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। पर ऐसे पिछले 10-12 सालों में तो देखने को नहीं मिला है। 1999 में भी बहुत ज्यादा फायरिंग हुई थी, इस तरह का इंसिडेंट हुआ करता था। नहीं, मैं इसको आप याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो रही है। मैं तो फौज में था 2003 में जब ये सीज फायर हुआ था। उससे पहले उस टाइम में तो सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि आर्टिलरी का फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत ही कॉमन और रूटीन हो गया था। और तब भी हिंदुस्तान आर्मी का इतना ज़बरदस्त प्रेशर था फायरिंग की वजह से कि पाकिस्तान उस टाइम में मजबूर हो गया था सीज फायर को एक्सेप्ट करने के लिए। वो इनफैक्ट मुशर्रफ की पहल थी सीज फायर एक्सेप्ट करने की। अच्छा। लेकिन उस टाइम में सिचुएशन ये भी थी कि उसको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर चैलेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था और अमेरिकन प्रेशर भी था कि इंडिया के साथ में फ्लेयर अप ना करे, क्योंकि वॉर ऑन टेररिज्म उधर लड़ाई लड़ रहे थे वो। अभी वो धीरे धीरे वो प्रेशर ईज होते जा रहा है। उसके पास में इंटरनली बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको कहाँ पे कैसे डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, और वो सब तलाश रहा है, इसलिए हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है। मौका भी देख रहा है कि देखिए हम कुछ इन्फिल्ट्रेट करा दें, वो भी बात है। क्या एक बात ये भी कही जाती है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है उनमें, क्योंकि उधर अमेरिकन से वो बहुत ज़्यादा पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि उधर से ड्रोन के अटैक्स होते हैं, या मान लीजिए तालिबानियों के साथ। फ्रस्ट्रेटेड तो है ही, फ्रस्ट्रेटेड तो है ही। वो इधर खोल देता है, वो इंटरनल सिचुएशन से फ्रस्ट्रेटेड है। उसकी जो आर्मी की जो क्रेडिबिलिटी जो अभी जो उन्होंने ज़रबे अज़ब जो वो चलाया है, ऑपरेशन चलाया है, जिससे कि उसकी क्रिटिसिज्म भी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि भाई इस्लामिक आर्मी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ ही लड़ रही है। तो एक वो भी एक प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए LC को फ्लेयर अप कर दीजिए, LC के ऊपर थोड़ी बमबारी और गोलीबारी कर दीजिए, तो डाइवर्ट अटेंशन भी होता है। बिल्कुल। राज कादियान साहब जुड़ रहे हैं। तकनीकी खराबी थोड़ी सी थी, इसलिए हम बहुत देर तक उनके पास नहीं जा सके। कादियान साहब, कैसे रोका जाए इसको, कैसे पाकिस्तान को मजबूर किया जाए, क्योंकि सिविलियन कैजुअल्टियाँ बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान तो आते हैं, लेकिन लगातार वायलेशन है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पहले तो सिविलियन कैजुअल्टी की जहाँ तक ताल्लुक है, खासकर प्लेन एरियाज में जमीन बड़ी उपजाऊ है, सिविलियन आगे तक बसे हुए हैं, आगे तक खेती करते हैं। जब भी फायरिंग होती है, सिपाही लोग तो बंकरों में होते हैं, उनके ऊपर तो ओवरहेड प्रोटेक्शन, तो कैजुअल्टी हमेशा सिविलियन की ज्यादा होती है दोनों तरफ से। दूसरी जो नोट करने वाली बात है, पाकिस्तान ये एस्केलेशन जम्मू रणबीर सिंह पुरा एरिया में कर रहा है, जहाँ के जिस फिरके के लोगों को नुकसान हो रहा है, उससे वैली में कोई नाराजगी नहीं होती। ये इतनी फायरिंग वो वैली में नहीं करते, क्योंकि वैली में तो उन्होंने अपनी प्रॉक्सी वार चलानी है। अगली बात, अब हम क्या करें? देखिए, सेनाएं जो हैं वो ऐसी प्रॉब्लम को सुलझा सकती है जो मिलिट्री नेचर की हो। ठीक है, ये बॉर्डर का मामला पॉलिटिकल नेचर का है। सेना बॉर्डर पर गार्ड कर सकती है, हालात पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन उससे अगर हम ये उम्मीद रखें कि वो इस
पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर को सुलझाए वो नहीं होगा। ये तो देशों के बीच चलता है। हमारा चाइना के साथ विवाद है सीमा के ऊपर। मैकमोहन लाइन 100 साल पुरानी है, वो चाइना ने आज तक नहीं मानी। लेकिन जो मैच्योर देश ऐसे मामले को साथ बैठ के कहते हैं कि ठीक है ये विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो बाकी के रिश्ते हैं वो चलते रहे आगे। पाकिस्तान में वो समझबूझ नहीं है। हिंदुस्तान ने बार बार उनको बोला है कि ये आप पहले माहौल ठीक करें। अभी भी मोदी जी ने अमेरिका में बोला कि अपना माहौल ठीक करें, गोली बारूद बंद करें, ताकि हम बैठ के बात कर सकें आपस में। जो शिमला एग्रीमेंट में हमारा समझौता हुआ था कि आपस में बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा है। मैच्योर देश यूरोप का आप देख लीजिए, उन्होंने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, आजकल वहां बॉर्डर ही नहीं। पहले तो 7 देशों ने मिलकर वो सैनिक ने एक स्कीम बनाई थी, बॉर्डर हटाए थे। अब तो तकरीबन पूरा यूरोप एक मुल्क बना हुआ है। ये हमारे भी होना चाहिए। ये बदलाव आएगा। इतिहास साल 6 महीने में नहीं आगे बढ़ता, सदियां लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव आ भी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा। जी, पहले सेना बड़ी मजबूत होती थी पाकिस्तान में, और ऐसे हालात जो आज वहां चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अभी भी तमाशियों के कब्जे में है, अगर ऐसे हालात होते सेना एकदम सत्ता संभाल लेती। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आज सेना की उतनी हिम्मत नहीं है या उतनी स्टैंडिंग नहीं है कि वो सत्ता संभाले। वो सत्ता चलाना अभी भी चाह रहे हैं और चला भी रहे हैं, लेकिन संभालना नहीं चाह रहे। ठीक है, इस पर और मैं आपसे विचार बिल्कुल इस पर और आपसे थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। लेकिन इस बीच में जम्मू में से लेकर पुंछ तक हर जगह पाकिस्तानी सेना का कहर बरपा है, फायरिंग हुई है। गांव वाले बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं। आपको दिखाते हैं गांव वालों का क्या कहना है इस बारे में। पाकिस्तान ने इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की है सर, पहले तो हम थोड़े घर में इंतजार कर रहे थे, अभी शायद आज फायर ना होगा। इतना ज़बरदस्त फायर हुआ कि हमें निकलना मुश्किल हो गया। अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से जो है बच्चों को पीछे किया है, वो कैंप में रह रहे हैं। पाकिस्तान की नीति ऐसी है कि एकदम फायर खोल देता है अपनी मर्जी से। रात को हम किसी के लेंटर वाले कमरे में अंदर हम गए थे, तो वहीं पे करीबन 40-50 आदमी इकट्ठे बैठ के उन्होंने रात गुजारी है यहाँ पे। पूरी फायरिंग तो बहुत ज़्यादा हुई, बम ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा हुई सर, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। हमारे 3 छत फाड़ के नीचे चले आया बम। हम लोग डर की वजह से हम लोग अंदर भागे। बच्चा छोटा था, 10 दिन का बच्चा था, तो हम लोग अंदर भागे, हम लोग वहीं छुपे रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है। लेकिन उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तान ईद की मिठाई के तोहफे के लायक नहीं है। दूसरे सियासी दलों ने भी उनके बयान को सही ठहराया। वहीं एनसीपी ने यह सवाल भी उठाया कि सीमा पर तनाव के हालात में पीएम मोदी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर से इस तरह की शैतानी और शर्मनाक हरकतों को मिठाई की जरूरत नहीं है, उनकी कुटाई की जरूरत है। और जब तक उनको मिठाई की जगह जब तक कुटाई नहीं मिलेगी, तब तक वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला के उस बात से सहमत हूँ कि ये पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसमें कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बहुत सही है। 4 रैली 20 रैलीज महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। क्या उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है प्रधानमंत्री का पद छोड़कर, या सारी कुर्सियां एक साथ संभालनी है? भाई उन्हें चाहिए कि वो देश के दूसरी प्राथमिकताएं हैं उस पर विचार करें। वहाँ पाकिस्तान में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, और आप यहाँ रैली करके लोगों को वोटों के लिए रिझा रहे हैं, ये उचित नहीं है। बिल्कुल दानवीर जी, एक सवाल ये कि क्या पॉलिटिकल जो भी स्थिति बदलती है, मतलब अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में एक सरकार बदली, एक नई सरकार आई और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो रिलेशन होते हैं, या फिर आर्मी और बीएसएफ या बीएसएफ के जरिए उनकी जो फ्लैग मीटिंग होती हैं, या मान लीजिए आर्मी का जो कि डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत होती है, उसमें किस तरह की बातें उठती हैं और किस तरह की कंसर्न शो किए जाते हैं? मतलब ये बताया जाता होगा कि देखिए आपने यहाँ वायलेशन किया, उनकी कुछ शिकायतें होती हैं, उसके आधार पर कुछ सॉर्ट आउट होता है? देखिए इन आधारों पे कोई सॉर्ट आउट चीज़ नहीं होती है, बल्कि आप एक चैनल हैं कि आप अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑफिशियल स्टेटस है, आप उसको कन्वे करते हैं। सॉल्यूशन जैसे जनरल साहब ने बोला कि ये सॉल्यूशन जो हैं ये पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, ना कि नीचे लेवल पे। तो पॉलिटिकल लेवल पे ही इस समस्या का हल निकलेगा। मिलिट्री, बीएसएफ और इन लेवल पे इसका समस्या का हल निकलना बिल्कुल मुश्किल है।
जी हाँ, तो राजनीतिक तौर पर इसका हल निकल सकता है, मिलिट्री लेवल पर, सेना के लेवल पर इसका हल नहीं निकल सकता। लेकिन बड़ा सवाल जो हिंदुस्तानी जानना चाहता है वो ये कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर कब बंद होगा।